काल होता है तो व्यक्ति और वस्तु महत्वपूर्ण होते हैं, वही काम आते हैं, धन और पद नहीं आते। ये हमेशा ही ये होता है, संकट काल या शांति काल। वस्तुतः शरीर की आवश्यकता वस्तु से प्राप्त होगी और संबंध हमारे व्यक्तियों से ही होते हैं। धन और पद तो आते जाते रहते हैं। गांधी के बारे में जब 150वीं जयंती का मुझे सदस्य नियुक्त किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का खुद ही पत्र आया था, उन्होंने कुछ सुझाव मांगे थे। तो मैंने हस्तलिखित एक पत्र लिखा था कि गांधी पर बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारे विचार आए हैं, अनुसंधान हुए हैं, मार्ग बने, विश्वविद्यालय बने, महाविद्यालय बने, लेकिन गांधी जो है वो क्रिया में नहीं आया। महात्मा गांधी गांधी की इन 150वीं जयंती पर शुड बी द मेन थिंग। इस वेबिनार में किया था गांधी क्रिया। जो मुख्य वक्ता हैं वो माननीय तो उसको लेकर के गांधी कार्यांजलि के रूप में भारत सरकार ने सारी 150वीं वर्ष की जयंती मना रहे हैं। 2 वर्ष में भिन्न भिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल और उसके मंत्री हैं। किसी व्यक्ति के जन्म की एक तिथि होती है, जैसे गांधी की 2 अक्टूबर 1869 है। एक मृत्यु की भी तारीख होती है जो कि 30 जनवरी 1948 है। लेकिन वस्तुतः किसी व्यक्ति का पूरे व्यक्तित्व के जन्म की भी कोई एक तिथि होती है। उसमें मानता हूँ, जब मैं डरबन से जोहान्सबर्ग के बीच में पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन पर गया और वो पूरा दृश्य आया कि गांधी को किस प्रकार से फेंका गया होगा और कड़क ठंडी रात में ठिठुरते रहे होंगे, तो मुझे लगा 7 जून 1893 को गांधी का सही जन्म हुआ। 24 साल से भी कम उम्र में गांधी की क्या स्थिति होगी। वहीं से न केवल सत्याग्रह बल्कि विश्व सत्याग्रह की भावना गांधी के अंदर जागृत हुई। गांधी के बारे में जैसा बताया कि बहुत सारे उनके विचार थे। गांधी के बारे में कहा जाता है गांधी यूटोपिया है। गांधी व्यवहारिक नहीं होने व्यवहार में हम नहीं ला सकते, ये कदापि उचित नहीं है। गांधी पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक हैं, पूर्ण रूप प्राकृतिक हैं, पूर्ण रूप व्यावहारिक हैं। उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में पूरी तरह से उतार सकते हैं, क्योंकि उनका कोई भी सिद्धांत ऐसा नहीं है जो कि प्रयोग के द्वारा सिद्ध न किया गया। गांधी से एक बार प्रश्न किया गया कि आपकी कोई चीज जो है वो नई नहीं लग रही है, सत्य के बारे में, अहिंसा के बारे में, ब्रह्मचर्य के बारे में, अस्तेय के बारे में, विश्वास के बारे में, प्रेम, सारी चीजें पहले सुनते चले आ रहे हैं, ऐसा नया क्या कह रहे हैं। तो लेकिन नई है भी और नई नहीं भी है। नई नहीं इसलिए कि सब चीजें पुराणों में लिखी, सब प्रवचन में आती चली जाती, इसलिए इसमें कोई नई नहीं। लेकिन नई इसलिए है कि मैं जो कुछ भी कहता हूं बिना प्रयोग के द्वारा सिद्ध किए हुए नहीं कहता हूं। तो प्रयोग के आधार पर इसे जब उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी तो उसे लिखे सत्य के साथ प्रयोग। तो सत्य के साथ जो प्रयोग थे वही उनकी जीवनी बनती है जो हमारे बीच में आती है। गांधी पूर्ण रूपेण व्यावहारिक है। गांधी का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। गांधी की मेथोडोलॉजी जो प्रविधि है, स्ट्रेटेजी, व्यूहरचना बिल्कुल स्पष्ट है। गांधी के रूडिमेंट्स जो हैं, गांधी की संविधाएं, गांधी के संसाधन वो बिल्कुल स्पष्ट है। पूर्ण रूपेण स्पष्टता का नाम महात्मा गांधी है। उनके जीवन में कहीं भी आपको अस्पष्टता दिखाई नहीं पड़ेगी। और जब भारतवर्ष के एक विकास की एक रूपरेखा बनाने का वो सोच रहे हैं, तो उन्होंने 1909 में एक हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। हिंद स्वराज में पूरा का पूरा एक मैनुअल भारतवर्ष के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तंत्र का जो विकास होता है, उस विकास का पूरा मैनुअल जो है वो हिंद स्वराज हमको प्राप्त हो जाता है। हिंद स्वराज में एक छोटी सी पुस्तक है। बड़ी बड़ी आपत्तियां उस पर उस समय भी की, बाद में भी लोगों ने कही कि इसमें कुछ ठीक नहीं है। फिर उन्होंने 14-15 साल बाद फिर कहा भाई इसमें हम केवल एक संशोधन कर सकते हैं, वो भी कहीं उन्होंने राजनीति को शायद वेश्या कह दिया था। उस शब्द में संशोधन के उपरांत है, इसमें मैं यथावत एज इट इज इसको रखना चाहता हूँ। हिंद स्वराज में भारतवर्ष, स्वतंत्र भारत
का विकास किस प्रकार से होगा, इसके बारे में उन्होंने पूरी रूपरेखा बना करके दी। और यदि भारतवर्ष उसी लाइन में चलता रहता तो आज बहुत सारी समस्याएं जो भारतवर्ष की अपनी है, भारतवर्ष का जो संबंध कूटनीतिक दूसरे देशों के साथ में है, वो हो सकता कि ना पाती। अभी आजकल हम लोग स्वदेशी की बात काफी कर रहे हैं। स्वदेशी जब आत्मनिर्भरता जो पैकेज प्रधानमंत्री जी ने दिया, वही उन्होंने एक शब्द का उपयोग किया था कि वी शुड बी वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल। ये उनका कॉन्सेप्ट पूरा चलता चला है। इसकी भी आलोचना हुई कि ग्लोबल कैसे हो जाएगा। तो गांधी जी तो गांधी जी स्वयं कहते थे कि हमको पाप से घृणा करना है, पापी से नहीं घृणा करना है। हमको विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं आवश्यक है तो उस लेंगे। गांधी जी जिस घड़ी का उपयोग करते थे तो मेड इन इंग्लैंड ही थी। गांधी जिस चश्मे का उपयोग करते थे वो मेड इन इंग्लैंड ही था। बहुत सारी चीजें जो गांधी जी उपयोग में लाते थे, जिस कागज का उपयोग करते थे, वो भी मेड इन इंग्लैंड था। वो सारी चीजें उपयोग करते क्यों? आवश्यकता थी, इसलिए उनके पास में वो चीजें रहती थी। तो हमारी चीज यदि वैश्विक दृष्टि पर, यदि हमारी दवाइयों की आवश्यकता, काढ़े की आवश्यकता, जीवन शैली की आवश्यकता, संस्कृति की आवश्यकता आपत्ति काल में विश्व को है, तो प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है। ये लोकल को ग्लोबल बनाने वाला कॉन्सेप्ट हमारे बीच में आता है। उसी स्वदेशी की बात यहाँ पे आती। स्वदेशी की बात को लेकर के स्वदेशी को यंत्र के रूप में स्वदेशी का जो भाव था, होस्ट इज नॉट अलाउड, स्वदेशी का जो भाव था उसको स्वदेश प्रेम जन आंदोलन का एक यंत्र बना करके गांधी जी ने प्रबल पूर्वक जो शुरू किया। तो गांधी जी के लिए स्वदेशी जो था वो एक राष्ट्रभक्ति से उपजा हुआ भाव था। आपका अपने आप म्यूट हो जा रहा है। मेरा भी हो रहा है, हो सकता है नहीं। तो इसमें कर देता। स्वदेशी का जो भाव है उसमें दो चीजें ध्यान देने की आवश्यकता होती है जो गांधी जी उसके बड़े पक्षधर थे। एक तो जो संरचना है, और ये केवल भारतवर्ष ही नहीं, विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं जिसमें समस्या आ रही, उनके लिए एक मापदंड बन जाता है। हर एक देश की अपनी एक संरचना होती है, एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे भारतवर्ष में जो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो गांव पर आधारित है। 6.5 लाख गांव का भारतवर्ष है, लगभग 700 जिले जो कि गांव से थोड़ा सा बृहत्तर स्वरूप हमारे पास में आता है, और 20 बड़े शहर हैं, 10 बहुत बड़े शहर हमारे पास में है। तो 10 शहरों में रहने वाले लोग, 20 शहरों में लोग रहने वाले, और 6.5 लाख गांव में रहने वाले लोग, 770 जिलों में रहने वाले लोग, दोनों की संस्कृतियों में अंतर आ जाएगा। जब गांधी जी ने कहा, गांधी जी कहते थे भारतवर्ष जो है 7 लाख, उसमें 7 लाख जो है वो गांव के 7 लाख रिपब्लिक सॉवरेन स्टेट्स का देश है। ये उन्होंने संरचना का भाव पकड़ा था। वो ग्राम स्वराज की बात करते हैं, गांधी जी खेती की बात करें, गांधी जी किसानी की बात करें, गांधी जी खादी की बात करें, गांधी जी बकरी की बात करते हैं, गांधी जी गाय की बात करते हैं, गांधी जी ग्राम शिल्प की बात, गांधी जी चरखे की बात करते हैं, गांधी जी श्रम की बात करते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है भारतवर्ष की जो संरचना है उससे जुड़ी हुई चीजें, और उस संरचना में संस्कृति किस प्रकार की होती है। संस्कृत सारे जो जीवन मूल्य हैं वे उस संस्कृति से जुड़ जाते हैं। इसमें सत्य की बात, जो कि आदरणीय प्रहलाद जी ने बहुत अच्छी बात की, आप सत्य को पकड़ते हैं तो हो सकता है सत्य जो है वो आपसे सिप हो जाए, और ऐसा व्यवहार हो जाए सत्य ही आपको पकड़ ले तो आप छूट नहीं सकते। यहाँ पर प्रोफेसर जेपी शुक्ला जी थे, प्रहलाद जी के भी टीचर रहे, हम सभी लोग साथ साथ काम करते थे। वो प्राय कहते थे कि भगवान है कि नहीं है, लेकिन सत्य तो है, ट्रुथ इज गॉड और गॉड इज ट्रुथ। बोले गॉड इज ट्रुथ
मे और मे नॉट बी करेक्ट, बट ट्रुथ इज गॉड, दैट इज 100% करेक्ट। सत्य ही ईश्वर है। तो इस भाव को लेकर के इसमें सत्य का, परोपकार का, त्याग के, विश्वास के जितने मूल्य हैं वो इसमें भरे जाते हैं, जो संस्कृति से, परंपराओं से आते हैं। तो जो एक मॉडल बनता है, जो गांधी के मस्तिष्क में स्वदेशी का मॉडल था, जिसको लेकर के अभी भी हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, बहुत सारी इसमें नीतियां बन रही भारतवर्ष में, विश्व को भी पालन करना चाहिए। तो स्वदेशी में हमारी संरचना क्या है, संरचना से में जुड़ी हुई संस्कृति क्या है, संरचना में जो संसाधन भी आ जाते हैं। संसाधन हमारे पास में कृषि से उपजी संसाधन है, भूमि से उपजी संसाधन है, पशुधन से उपजी संसाधन है, और वन संपदा से उपजी संसाधन है, जल संपदा से उपजी संसाधन है, और वहीं पर हमारे पास स्किल का भी एक बहुत बड़ा पूल रहता है, तो भी हमारी इसमें आएगी, संरचना में आएगी। तो संरचना में गांव है, गांव की संरचना है, संसाधन है, और वहीं पर एक कौशल भी है। इनके आपस के तालमेल, तादाद से जो एक मॉडल बनेगा, वो एक स्वदेशी मॉडल बनेगा, वो एक आत्मनिर्भर मॉडल बनेगा। हम सेल्फ रिलायंट की बात करते हैं, और कभी कभी मुझे लगता है हमें सेल्फ प्रोपेलेंट की बात करनी चाहिए। आत्मनिर्भर, आत्मस्फूर्त अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। गांधी कहीं न कहीं आत्मस्फूर्त व्यवस्था की बात करते हैं। हमारी संरचना से चीजें उपजनी चाहिए, और संस्कृति के अनुसार जो उनका वितरण होना चाहिए, विनिमय होना चाहिए, तब जाकर के एक बात बन पाएगी। तो जो लोग कहते हैं गांधी जो है वो व्यवहारवादी नहीं है, मुझे लगता है इससे बड़ा यथार्थवादी व्यवहारवादी कौन हो सकता है। गांधी के बारे में ये भी कहा जाता है, गांधी जो है वो विकासोन्मुखी नहीं, वृद्धि उन्मुखी नहीं। गांधी कभी भी जो है वो वृद्धि के विरोधी नहीं रहे, विकास के विरोधी नहीं रहे, लेकिन लक्ष्य निर्धारित करते हैं। किसके लिए वृद्धि? ग्रोथ फॉर होम, वृद्धि किसके लिए? एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, इस सामान्य मानव जाति के लिए हमने वृद्धि की। हमको पता है विश्व के 1% जो बड़ी जनसंख्या है, उसके पास में 50% विश्व की जीडीपी है। ऐसी व्यवस्था को लेकर क्या करेंगे हम, जिसमें कि 99% लोगों के पास विश्व के सिर्फ 50% जीडीपी है। लगभग वैसी स्थिति भारतवर्ष में भी है, कोई अच्छी स्थिति भारतवर्ष में नहीं है। 1% जो हमारी धनाढ्य जनसंख्या है, उसका 58% जीडीपी का हिस्सा है, और 99% पास में 42% की। इस प्रकार के असमान जब वितरण होता है, इसके पक्षधर गांधी नहीं है। गांधी विकास करते हैं। जब उनके पास में श्रीमन नारायण अग्रवाल जी थे, जो कि प्लान बनाने के पक्षधर रहते थे, बोले कि बापू हमने एक प्लान बनाया है, कितने साल का है? तो जो भी उन्होंने बताया, साल 2 साल बताया। बोले भाई इतना बता दो कि साल 2 साल बाद आम आदमी की आमदनी जो है वो 58 से बढ़ेगी, 54, 8 आने 4 आने कितनी बढ़ेगी बता दो। वो बताने में सक्षम नहीं थे। तो अगर मान ली कि वृद्धि किसके लिए है, एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, कुछ इकाइयों के लिए ही हो रही है, तो ऐसी वृद्धि के पक्षधर गांधी नहीं थे, और मुझे लगता है किसी को भी नहीं होना चाहिए। गांधी तलिस्मा देते हैं, तलिस्मा देते हैं कि जब आपके अंदर कोई संदेह हो, आपके अंदर अहंकार का भाव आ रहा हो, तो आप ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जो बहुत गरीब हो, जिसकी आंखों में आंसू हो, जिसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हों, जिसको हम आज की भाषा में कोई मार्जिनलाइज कह सकते हैं, कोई भी भाषा उसको दे, सबाल्टर्न कह सकते हैं, आउटसाइड मार्केट फोर्सेस कह सकते हैं। उसका चेहरा आपने ध्यान में लाए, और आप सोचिए जो आप काम करने वाले हैं उससे उसको कुछ सुख प्राप्त हो सकता है, उसकी क्या सहायता हो सकती है, उसका किस प्रकार से स्तर बढ़ सकता है। तो मुझे लगता है जीवन जीने का इससे बड़ा तलिस्मा जो है वो अब कोई भी नहीं दे सकता है। गांधी जी पूरी तरह से धर्मपरायण, उनको धर्मपरायण कहने में हमेशा धर्म का उपयोग करते हैं, धर्म शब्दावली उपयोग करते हैं। आधुनिक युग में धर्म को एक संप्रदाय से जोड़ दिया गया है। उनके धर्म जो है जीवन मूल्य है, धर्म उनकी नैतिकता है, धर्म परायण होना, धर्म उनका प्राण है। जब धर्म की बात आते हैं तो धर्म से ही उनके अंदर भाव आता है। ये जो कुछ भी समाज में उपलब्ध हो रहा है, इसको कैसे समझिए कि हम वितरण कैसे करेंगे। तो 2 ही तरीके विश्व भर में है। एक तो पूंजीवादी तरीका है। पूंजीवादी तरीके में क्या है कि पूंजीपति होता है और अपनी तरफ को वितरण कर बांटते हुए लोगों को बांटता चला जाता है। लेकिन शुरू करते हैं बांटने से, खत्म होता है मोनोपोलिस्ट ट्रेडिशन से होता है। बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन से, और खत्म होती है बात जाकर कहीं न कहीं कुछ कैपिटलिस्ट के हाथों में सारी सत्ता जो केंद्रित हो जाती है। ये पूंजीवाद का
दुर्भाग्य है। समाजवाद या साम्यवाद भी उस समय चल रहा था। उसकी समस्या ये कि राज्य स्वयं एक एकाधिकारी के काम करने लगता है, उसमें स्टेट स्वयं काम करने लगता है, राज्य एकाधिकारी पूरा संप्रभुता उसके पास रहती, शक्ति उसके पास रहती, और सामान्य जनता जो निरीह बनी रहती, न उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, न उसको खाने पीने की स्वतंत्रता है, सब बिल्कुल एक गुलाम की तरह रहते हैं। चीन में अभी गुलामी की व्यवस्था चली रही है। खुलापन कहता है, खुलेपन के नाम पर केवल उसने जो है वो अच्छी बातें नहीं की हैं। सारे उदाहरण हमारे पास में आते रहते हैं। तो दो उनके सामने मॉडल थे, तो तीसरा मॉडल के बारे में सोच रहे थे कौन सा हो सकता है। तो वो मॉडल उनके सामने ट्रस्टीशिप का मॉडल आया, जिसको न्यासधारिता का भाव दिया। और न्यासधारिता के लिए जो ईशावास्योपनिषद का श्लोक है कि जो कुछ भी है वो विश्व की, वो ईश्वर की संपत्ति है। ईशावास्य में दग्गुं सर्वम यत् किंचित जगत्यां जगत, संसार में जो कुछ भी है वो ईश्वर का है। तेन त्यक्तेन भुंजीता, उसके त्याग के साथ में आपको उपभोग करना है। उपभोग की मनाही नहीं की। जिस संस्कृति की बात आदरणीय पटेल जी कर रहे थे, हमने उपभोग को मना थोड़ा नहीं किया है। भी आपको आवश्यकता तो पूरा करना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे करेंगे हम आवश्यकता? त्याग के साथ में उपभोग करेंगे। तेन त्यक्तेन, त्याग के साथ में हमको उपभोग करना है। हम पहले उपभोग करते रहें, किसी दूसरे की चिंता ही नहीं करें। कष्ट के समय, कोरोना के समय 160 देशों की चिंता जो भारतवर्ष ने की, और बहुत सारे राष्ट्र जिन्होंने इस न्यासधारिता के सिद्धांत का पालन नहीं किया, वो कैसे चिंता कर सकते हैं? तो गांधी जी बहुत बड़े पक्षधर थे, और ये न्यासधारिता का सिद्धांत उन्होंने अपने जीवन में स्वयं अपनाया। उनके साथ बहुत सारे उद्योगपति थे। बिरला जी का नाम तो उनके साथ जुड़ा ही रहता था, जमनालाल बजाज का नाम उनसे जुड़े बहुत से उद्योगपति, सबको उन्होंने न्यासधारिता का सिद्धांत सिखाया। न्यासधारिता का सिद्धांत वितरण का सबसे अच्छा सिद्धांत है। आप स्वामी नहीं हो, आप केवल उपयोग करने वाले एक व्यक्ति हो। जब तक आपके पास में आप उपयोग करते रहो। आपने संपत्ति अर्जित की है तो ईश्वरी प्रदत्त है। संपत्ति अर्जित की है या आपकी क्षमताएं ईश्वर ने दी थी। आपने संपत्ति अर्जित कर ली है तो जितनी आवश्यकता है आप रखिए उपभोग के लिए, बाकी लोगों में बांटिए। जब स्वतः वितरण की व्यवस्था आ जाएगी, तब समाज में जो है वो न्यायपूर्ण व्यवस्था आ जाएगी। अब इसी को ही यदि बढ़ाकर देखते हैं, प्रकृति के साथ में देखते हैं, तो प्रकृति से भी, जिसकी बात आदरणीय पटेल जी ने अभी कही, प्रकृति से गांधी जी उतना ही लो जितना जरूरी है। अब जितना जरूरी नहीं है उसको आप छोड़ दीजिए। कल प्रकृति वंदन का कार्यक्रम किया, प्रकृति को अपने आप फलने फूलने के लिए बढ़ने दीजिए। आज का जो विकास का मॉडल है, उस विकास में जो है वो प्रकृति के साथ में भाव है ही नहीं, ट्रस्टीशिप का भाव है नहीं। हम उपभोगवादी दृष्टि से लेकर के हम अधिक से अधिक अपने लिए कम से कम समय में और कुछ उपभोग के लिए बहुत अधिक प्रदर्शन के लिए हम प्राप्त करना चाहते हैं। ये उपभोक्तावादी उपभोगवाद की 4-5 चीजें जो मैंने बताई, वही उसमें सब कुछ शामिल हो जाता है। ये गांधी के मार्ग से थोड़ा सा हटना है। हमें गांधी मार्ग पे लाने के लिए नंबर 1, गांधी का जो जीवन दर्शन है उसका थोड़ा सा तो अध्ययन करना पड़ेगा। फिर ऐसे मॉडल्स हमारे पास में अभी भी हैं जिन्होंने काम करके दिखाया। राजनीति में हमारे प्रहलाद पटेल जी स्वयं एक मॉडल के रूप में हम इनको ग्रहण करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी का साहित्य भी इससे जुड़ा हुआ है। चित्रकूट में नानाजी देशमुख ने बहुत सारे प्रयोग किए जो कि एकात्मवादी और गांधीवादी प्रयोग स्पष्ट तौर पे हमको दिखाई पड़ जाते हैं। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का पूरा साहित्य जो है स्वदेशी और गांधी से ही जुड़ा हुआ है। दीनदयाल जी ने अपनी पुस्तक में जो एकात्म मानववाद, उसमें लिखा है स्पष्ट तौर पर कि सार्वजनिक जीवन में सादगी से जीने वाले लोग जिन्होंने अपना जीवन जिया है, कुछ लोग हैं जिनमें तिलक का नाम लेते हैं और गांधी जी का नाम लेते हैं। तो जो न्यासधारिता है, इसके बारे में भी लोगों ने बहुत आलोचनाएं की है। तो यूटोपिया है भाई, क्यों यूटोपिया हो सकता है? आप यदि घर में हैं, अपने घर में रहते हैं, तो खाने से पहले चिंता करते हैं कि ए ने खाया, बी ने खाया, सी ने खाया, बुजुर्ग ने खाया कि नहीं आया, बैठे हैं अतिथि आगे उसको खिलाते कि नहीं खिलाते। इसे थोड़ा सा विस्तार करके समाज में जाना पड़ेगा, और थोड़ा सा विस्तार करके राष्ट्र में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा विस्तार के विश्व में जाना पड़ेगा, और थोड़ा सा विस्तार कर सृष्टि की हमको चिंता करनी पड़ेगी।
ये सारी चिंताएं हम एक क्रम से करते चले जाएंगे। हम गांधी जो है वो किसी भी प्रकार से केवल सिद्धांतों की ही बात नहीं करते हैं। उनके सिद्धांत जो है उनको अमली जामा पहनाया जाता है, लेकिन गांधी को जो लोग कहते हैं गांधी को अपनाना बहुत मुश्किल है, वो उसी प्रकार से लगता है जैसे कि पैंट सूट टाई का कहीं प्रचलन हो, कहा जाए आपसे कि भाई जरूरत पैजामा पहनने का है तो पैजामा पहन लीजिए। इतनी ही केवल केवल मन में जो हमारा जिस संकल्प विकल्प की बात कर रहे थे, मन में इच्छा शक्ति हमारे पास में नहीं है। वो सुदृढ़ इच्छा शक्ति आज भारतवर्ष के पास में है, उसने करके दिखाया है। विश्व जो है वो गांधी मार्ग की ओर बढ़ रहा है। मुझे प्रसन्नता इस बात पे होती है कि जब 1991 में पूरा देश जब वैश्वीकरण की ओर बढ़ रहा था, तो भले ही कारण ये हुआ कि कोरोना का संकट आया हो, मैं इसका कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सारे जो विकसित रिवर्स ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, रिवर्स ग्लोबलाइजेशन या प्रोटेक्शनिज्म कहीं न कहीं उनको आत्मावलोचन करने के लिए विवश कर रहा है, जो कहीं न कहीं स्वदेशी की ओर जाता है। भारतवर्ष के 21वीं सदी के दो व्यक्तित्व ऐसे महान हैं, एक विवेकानंद जी हैं, दूसरे गांधी हैं, जिन्होंने वैश्विक क्षितिज पर अपनी एकता जो है वो स्थापित की है। कोफी अन्नान से एक बार मेरी मुलाकात हुई थी आकरा घाना के एसयू कॉन्फ्रेंस में, उनसे हाथ मिलाया तो यू कम फ्रॉम द लैंड ऑफ गांधी। बहुत सारे उदाहरण भरे हुए हैं जिसमें कि गांधी जी की वैश्विक उपस्थिति है। आज जब हमारा चीन के साथ में द्वंद्व चल रहा है और भी जो निकटवर्ती जो राष्ट्र हैं उनके साथ में भी कुछ द्वंद्व चल रहा है, विश्व में देखते हैं विश्व की जो शक्तियां हैं वो आपस में टकरा रही हैं। ऐसे समय में मुझे लगता है कि गांधी का जो दर्शन है, गांधी के सिद्धांत हैं, वो और अधिक प्रासंगिक होते चले जाते हैं। गांधी हमारे अपने हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि गांधी को हम पढ़ें और गांधी को अपनाएं। जब दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी तभी हम कह पाएंगे कि हम भाई गांधी के मार्ग पर चल रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कृष्णा जिन्होंने पूरा आयोजन किया, इनको बहुत बहुत आशीर्वाद। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो ट्रिनिटी कॉलेज है वो विश्व का एक बहुत बड़ा केंद्र है। नेहरू जी ने वहाँ पर 1902 से 1905 तक पढ़ाई की। न्यूटन जैसे साइंटिस्ट वहाँ से निकले, एक लंबी परंपरा है। कृष्णा ने वहीं से केमिस्ट्री में पीएचडी की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि केमिस्ट्री में बहुत अच्छा काम है भारत का करेंगे। सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आपके टॉक के लिए और आपके सारी बातों के लिए। और अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्रभांशु से टेक ओवर करने के लिए। धन्यवाद सर, एक सुंदर बयान के लिए। गांधी का